Hello and welcome to official Triple YouTube channel. My name is Sohail. I am here with the next session of our lecture series. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि फोर्थ क्लास का एग्ज़ामिनेशन हमारा लाइंड अप है। मैंने पहले ही आपको मैथ्स का एक मैराथन सेशन करवाया है। उसमें मैंने परसेंटेज, रेशो प्रपोर्शन और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पर एक सिंगल अप्रोच से क्वेश्चंस को करवाया है। अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ यू कैन वॉच दैट सेशन और इस अप्रोच को यूज़ करके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और उसके बाद यू कैन गो फॉर द मॉक टेस्ट। अब अगर मैं इस सेशन की बात करूं तो इस सेशन में मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरल अवेयरनेस से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, सिलेबस के हिसाब से मैंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है। तो कल का सेशन मैंने देखा, मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस को हाथ से लिखा था नोटबुक पे। तो मैं कमेंट देख रहा था, बहुत सारे बच्चों को मतलब क्लियर विजिबिलिटी के साथ क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे। तो आज मैंने अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मैंने PDF कंपाइल करी है। तो आज मैं आई एम श्योर आपको कोई इशू नहीं रहेगा विजिबिलिटी के रिगार्डिंग। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पूरा क्लियर आपको दिखेगा। अब अगर इस सेशन की बात करूं मैं, तो इस सेशन में मैंने जो 40 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, तो वो सिर्फ 40 क्वेश्चंस आपके लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी मैं आपको क्लियर करूँगा साथ साथ में। तो आई विल एक्सपेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी हैविंग योर नोटबुक एंड पेन विद योर सेल्फ। आप अपना पेन, अपने नोटबुक अपने साथ रखिए। तो जैसे हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। आपको अपने नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर के बाद आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है उस ऑप्शन को आगे लिखिए। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा टाइम देने के बाद मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूँगा। फिर आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के सामने उस क्वेश्चन के सामने आपको लिखना है कि आपने इस क्वेश्चन को सही मार्क किया है या रॉन्ग किया है। इससे क्या होगा कि जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो सेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपना स्कोर मेंशन करेंगे कमेंट कॉलम में। तो उससे मुझे भी पता चलेगा। आई विल एक्सपेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी ऑनेस्ट विद योर स्कोर्स। उससे हमें ये पता चलेगा कि आपने किस लेवल का प्रिपरेशन किया है। और अभी भी हमारे पास बहुत सारे दिन बचे हैं, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो भी आपका वीकर जोन रहेगा, वीकर सेक्शन पे आप काम कर सकते हैं। जहाँ से भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो नेगेटिव मार्क्स डिडक्ट करके आपको अपना स्कोर कमेंट कॉलम में लिखना होगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चलिए इस सेशन को आप स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का वो ये है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिससे हम ह्यूमिडिटी ऑफ एयर रिकॉर्ड करते हैं और मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, लेक्टोमीटर है, इसके अलावा बैरोमीटर है। आई होप आपने अपने नोटबुक पे इसका आंसर नोट डाउन किया होगा। ओके, तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाइग्रोमीटर आपने नोट डाउन किया है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं हाइग्रोमीटर का, तो आप साइक्रोमीटर याद रख सकते हैं। साइक्रोमीटर उस डिवाइस का नाम होता है, PHYCHROMETR। साइक्रोमीटर उस डिवाइस का नाम होता है जो एक हाइग्रोमीटर है, जिससे हम क्या मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अब अगर मैं बात करूं हाइग्रोमीटर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2nd ऑप्शन है। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स के लिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगर बात करूं लेक्टोमीटर, तो लेक्टोमीटर डेंसिटी ऑफ मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है। डेंसिटी ऑफ मिल्क अगर हमें मेजर करनी होगी तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, लेक्टोमीटर। तो लेक्टो से ही पता चलता है कि लेक्टो, आपने सुना होगा लेक्टोजिन, तो लेक्टो मिल्क के रिलेटेड है। तो इससे आपको लेक्टोमीटर याद रहेगा। फिर अब मैं अगर बात करूं बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है।
तो आप देख सकते हैं मैं एक MCQ में हमारे पास और भी 3-4 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। तो इसी तरह से आगे ये सेशन चलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब और आप इस सेशन को लाइक भी करिए। लाइक से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हमें बस इतना पता चलता है कि जो हमने एफर्ट्स दिए हैं उसका हमें एक्नॉलेजमेंट आ रहा है कि बच्चों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं। बाकी हमें लाइक से कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस आप इस सेशन को लाइक करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज टू गैल्वनाइज आयरन। आयरन को गैल्वनाइज करने के लिए कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है। तो उस मेटल का आपको आंसर अपने नोटबुक में लिखिए। ऑप्शन हमारे पास है कॉपर, लेड, जिंक और मरकरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो जिंक रहेगा। तो जिंक को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेटल्स को गैल्वनाइज करने के लिए। तो गैल्वनाइज इन द सेंस मतलब कि जो हमारे पास आयरन है, आयरन को अगर हम एक्सपोज टू ओपन एटमॉस्फेयर रखते हैं, मॉइस्चर को रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आयरन पे कोरोजन हो जाता है। तो कोरोजन से बचने के लिए उसको हम जिंक कोटिंग करते हैं। जिंक कोटिंग क्यों करते हैं, बाकी कोई मेटल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हम जिंक की बात करेंगे, जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो उससे क्या होता है कि ये मतलब आयरन को कोरोड होने से बचाता है। जो कोरोजन होता है वो पूरा किस पे होता है, जिंक पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपने अपने साथ नोटबुक ले रखा होगा। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर मार्क डाउन करिए और आगे उसका स्टेटस में आपको क्या लिखना है। अगर आपने सही किया है आप उसके सामने टिक करिए, ताकि एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपके पास एक ट्रू रिजल्ट रहेगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चंस को सही मार्क किया है। अब जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है उसमें क्या लिखा है, विच इज़ फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कौन सा प्रोसेस होता है? क्या फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रहता है, फिक्स्ड डायमेंशन रहता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन होता है, या चेंज इन डायमेंशन ओनली? तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपने नोटबुक पे मार्क किया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, चेंज इन डायमेंशन ओनली। जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ डायमेंशन चेंज होता है, वहाँ पे सिर्फ डायमेंशन चेंज होता है। इसके बाद में अगर बात करूँ, हमारे पास है इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी इज डब्ल्ड देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी। तो इसके पास हमारे पास जो ऑप्शंस है 2 टाइम्स, हाफ, 4 टाइम्स, नो चेंज। आपको ये बताना है कि अगर हम कैपिलरी ट्यूब जो होता है उसका डायमीटर अगर हम क्या बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, तो राइज ऑफ वाटर जो होगा वो कितना होगा। तो ये इसका आप मुझे राइट आंसर बताइए, या अपने नोटबुक पे आप लिख के रख सकते हैं। बाकी लाइव चैट में भी आप अपने ऑप्शंस को बता सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट स्कोर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हाफ रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आप बोलेंगे सर हाफ ही क्यों रहेगा? जैसे कि आप सबको पता होगा H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। r जो होता है वो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ दैट कैपिलरी ट्यूब। तो इस फॉर्मूला से आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। तो डायमीटर बताया है, तो अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं तो आपको ऐसे याद रखना है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, r को मैंने d/2 लिखा है तो 2 ऊपर आएगा। तो ये पहला हमारे पास हाइट जो आएगा 2/d आएगा, 2/d आएगा। अब अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे तो यहाँ पे 2 नीचे और आएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास h क्या आएगा, 1/d। तो मतलब पहले 2/d था, अब 1/d है, मतलब कम हो रहा है। हाइट जो है हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ वाटर जो राइज ऑफ वाटर इन इट है, तो क्या वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस तरह से आप नोट डाउन करिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को मार्क किया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या रहेगा, हाफ टाइम्स हो जाता है। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसमें डिक्रीज होता है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन द फ्रीक्वेंसी रेंज इज़। तो आपको फ्रीक्वेंसी रेंज बताना है कि जब हम टेलीविजन ट्रांसमिशन जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो 30 to 300 किलोहर्ट्ज़ है। सेकंड ऑप्शन 30 to 300 गीगाहर्ट्ज़, फोर्थ ऑप्शन 30 to 300 मेगाहर्ट्ज़, और 30 to 300 हर्ट्ज़ हमारा लास्ट ऑप्शन है।
तो आप अपना आंसर इसमें मार्क करिए। ओके, आई होप आपने अपना आंसर मार्क किया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 30 to 300 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे ऑप्शन सेम थे, सिर्फ यूनिट का हमें ध्यान रखना है। तो मेगाहर्ट्ज़ में आपको याद रखना है कि जो टेलीविज़न ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो मेगाहर्ट्ज़ में होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है, न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ओके, आई होप आपने आंसर अपने नोटबुक पे मार्क डाउन किया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम में जो प्रिंसिपल होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, लेकिन अगर हम एटॉमिक बम की बात करें तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन। तो ये भी आप नोट डाउन करिए कि हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो हमारे पास एटॉमिक बम होते हैं वो न्यूक्लियर फिशन पे काम करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड। तो जिन्होंने मेरा फर्स्ट सेशन देखा होगा उन्होंने नागालैंड का नाम देखते ही उनके माइंड में इसका सेंटेंस भी याद आया होगा और इसका आंसर भी उन्होंने मार्क कर रखा होगा। मैंने फर्स्ट सेशन में आपको जितने भी हमारे पास स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ है हर एक के लिए मैंने आपको एक कुछ ट्रिक्स बताई है कि कैसे आपको याद करनी है। अब हमारे ऑप्शंस में यहाँ पे जो भी अवेलेबल है इनके लिए मैं यहाँ पे आपको वापस से रिवाइज़ करूँगा कि क्या ट्रिक्स मैंने आपको बता रखी है पहले। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है आप उस सेशन को देखिए, छोटा सा एक सेशन है, 15 से 20 मिनट का सेशन मैंने बनाया था। उस सेशन से आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 मार्क्स इन द 4th क्लास एग्जामिनेशन एंड जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन एज वेल। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे ही मुझे क्वेश्चन में नागालैंड दिखा है तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या बनाई थी, मैंने सिर्फ नाग को याद रखा था। नाग किसको बोला जाता है, स्नैक्स को बोला जाता है, स्नैक्स को नाग बोला जाता है। तो मैंने स्नैक को याद रखा है। स्नैक्स कहाँ पर रहते हैं, कोही पर रहते हैं। कोही आप सब जानते हैं किसको बोलते हैं, पहाड़ को बोलते हैं, माउंटेन्स को बोलते हैं। तो नाग कोही पर रहते हैं, इसका मतलब जो नागालैंड की जो कैपिटल सिटी है वो कोहिमा है। अब अगर मैं बात करूं आइजवल की बात करूं तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं आइजवल किस स्टेट की कैपिटल है, किस स्टेट की कैपिटल है, ये मिजोरम की। इसमें मैंने शॉर्टकट ट्रिक क्या रखी थी, मिजू हम किसको बुलाते हैं, मुजफ्फर को मिजू से बुलाते हैं। और आयजा आप सब जानते हैं एक लड़की का नाम होता है मिजू लाउस आयजा। इसके बाद अगर मैं इम्फाल की बात करूं, इम्फाल में मैंने आईएमपी आप सबको पता है कि इंपॉर्टेंट की हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो आईएमपी को मैंने याद रखा है। आईएमपी से क्या याद रखना है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप सब जानते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो मनी से आपको मणिपुर याद आएगा, आईएमपी से आपको इम्फाल याद आएगा। मतलब मणिपुर की जो कैपिटल सिटी है वो इम्फाल है। तो इस तरह से आपको ये भी क्लियर हुआ है। इसके बाद में अगर बात करूं दिसपुर की, तो दिसपुर में मैंने क्या याद रखा था, THIS, दिस याद रखा है। इस दिस को मैंने दिस याद रखा है, THIS दिस। तो इसके लिए ट्रिक कौन सा सेंटेंस हमने याद किया था कि आई लव दिस आसाम टी, मतलब मुझे आसाम टी बहुत फेमस है। मैंने क्या सेंटेंस याद किया था, आई लव दिस आसाम टी, मतलब जो दिसपुर है वो कहाँ की कैपिटल सिटी है, आसाम की। तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी है। प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद या जब भी आपको टाइम मिलता है तो उस वीडियो को देखिए, आपको हर एक स्टेट का कैपिटल याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स मैगजीन्स 2020 पर्सन ऑफ द ईयर। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे राइट आंसर बताइए। हमारे पास जो ऑप्शंस है, डोनाल्ड ट्रंप, जॉय बिडेन, नरेंद्र मोदी, जस्टिन ट्रूडियो। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आई होप आपने अपने नोटबुक पे क्वेश्चन का आंसर मार्क किया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 है, जॉय बिडेन।
जॉय बिडेन के अलावा कमला हैरिस भी इस लिस्ट में आई है। टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर में कमला हैरिस का नाम भी आया है, जो रिसेंटली अभी क्या प्रेसिडेंट ऑफ जॉय बिडेन जो रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इलेक्ट हुए हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरी प्लैनेट, किस प्लैनेट को वाटरी प्लैनेट बोला जाता है? तो हमारे पास जो ऑप्शंस है मरकरी, मार्स, सैटर्न और अर्थ है। तो आप अपना राइट आंसर लिखिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, दैट इज अर्थ। तो अर्थ को क्यों बोला जाता है? अगर आप देखेंगे अर्थ में क्या है, 75% ऑफ अर्थ जो है उसमें वाटर, सरफेस ऑफ अर्थ जो है उस पर वाटर है। तो 75% क्या है, इसीलिए अर्थ को क्या बोला जाता है, वाटरी प्लैनेट। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, अगर मैं मरकरी की बात करूं, मरकरी को स्टॉर्मी प्लैनेट भी बोला जाता है। आपको ये भी अपने नोटबुक में लिख के रखिए, स्टॉर्मी प्लैनेट किसको बोला जाता है, मरकरी को। तो फिर अगर मार्स की बात करें तो मार्स को क्या बोला जाता है, रेड प्लैनेट। तो ये भी आप नोट डाउन करके रखिए, मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है और मरकरी को स्टॉर्मी प्लैनेट, अर्थ को क्या, वाटरी प्लैनेट। तो ये सब आपको नोट डाउन करिए अपने नोटबुक पे। अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच क्रिकेटर वॉज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ आईसीसी ओडीआई एंड टेस्ट टीम्स ऑफ द ईयर। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ईयर की जगह डिकेड आएगा। डिकेड मतलब 10 साल का जो रैंकिंग अभी आईसीसी ने लॉन्च किया है, तो डिकेड यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे करेक्शन करिए अपने नोटबुक पे। तो आईसीसी ने जो ओडीआई और टेस्ट टीम्स में जो कैप्टन ऑफ द डिकेड किसको दिया है, हमारे पास जो ऑप्शंस है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ और इसके अलावा ऑप्शन नंबर 4 में राशिद खान। तो आप अपना राइट आंसर चूज करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क डाउन किया होगा अपनी नोटबुक पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो विराट कोहली। विराट कोहली को कैप्टन ऑफ आईसीसी ओडीआई एंड टेस्ट टीम्स ऑफ द डिकेड करार दिया गया। इसके बाद अगर मैं एम एस धोनी की बात करूं, एम एस धोनी को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से अवार्ड दिया गया है। इसके बाद मैं अगर बात करूं, स्टीवन स्मिथ को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया है। इसके बाद राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हैं, T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड आईसीसी ने माना है। अब आप खुद देख सकते हैं, हम सिर्फ एक एमसीक्यू डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक एमसीक्यू के साथ हमारे पास और भी तीन चार जो फैक्ट्स हैं वो भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से वाटर और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्लांट्स में इंक्रीज होती है? क्या आपको बोलना है कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं मैग्नीज है, कॉपर है, बोरान है और मॉलिब्डेनम है। क्या आपको बोलना है कि किस एलिमेंट की वजह से प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है? ओके, आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, मॉलिब्डेनम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 जो कि बोरान है। बोरान की वजह से क्या होता है कि ये जो प्लांट्स में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वाटर एंड कैल्शियम इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो बोरान प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो रेसअप होते हैं, वो रेज अप होते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ही हम क्या ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम किस में आता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ही आता है। तो बोरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द प्लांट्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज बोरान। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस है इनमें कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो ऑप्शंस है पुडुचेरी है, शिलोंग है, लक्षद्वीप है और दमन दीव है। आपको बताना है कौन सा इनमें से यूनियन टेरिटरी नहीं है। अगर आपने सेशन देखा होगा, आपको आराम से याद आया होगा कि ये जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। क्यों? अगर हम शिलोंग को देखेंगे, शिलोंग मेघालय की कैपिटल सिटी है।
मेघालय की जो कैपिटल सिटी है वो शिलोंग है। इसका मतलब शिलोंग यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज शिलोंग। इसकी ट्रिक भी अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इसमें मैंने आपको ट्रिक क्या बोला था याद करने के लिए, शिलोंग के लिए, मेगा इज शिलोंग, मेगा इज शिलोंग, मेगा इज शिलोंग, मेगा क्या वो लंबी है, मेगा क्या वो लंबी है। इसका मतलब जो शिलोंग है वो एक कैपिटल सिटी है, नॉट ए यूनियन टेरिटरी। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर मोर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ आयरन हैज़ गॉट द हाइएस्ट कार्बन कंटेंट, किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील और रफ आयरन। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आई होप आपने अपना आंसर मार्क डाउन किया होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, विच फॉर्म ऑफ आयरन हैज़ गॉट द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। तो इसके अलावा और भी एक फैक्ट बताऊंगा मैं, कि जिसमें हिंट दे रहा हूं मैं आपको आंसर करने के लिए, जिस फॉर्म आयरन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, उसको इम्प्योर माना जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन क्यों है, अगर हम कास्ट आयरन की बात करेंगे, कास्ट आयरन में 2.5 टू 5% क्या रहता है, कार्बन कंटेंट रहता है। तो इसलिए कास्ट आयरन को क्या बोला जाता है, इसको इम्प्योर भी माना जाता है और इसमें हाईएस्ट कार्बन कंटेंट रहता है। फिर अगर मैं बात करूं रफ आयरन की, ये जो हमारे पास रफ आयरन है, रफ आयरन की अगर मैं बात करूंगा, इसको प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास है, बेरिलियम इज लेस सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू। बेरिलियम जो है वाटर में लेस सोल्यूबल होता है, क्यों होता है। आप हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी, लो इनफ्लेमेबल एनर्जी, आयोनिक बॉन्ड। इस क्वेश्चन का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। यहाँ चैट चल रहा है, या चैट में भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नोटबुक पे भी नोट डाउन करके रखिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क डाउन किया होगा। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी की वजह से जो बेरियम है वो लेस सॉल्युबल रहता है वाटर में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया। कौन सा ऐसा देश है जिसको इंडिया के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और चाइना। आई होप आपने आंसर मार्क डाउन किया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बांग्लादेश है। और आपको ये भी बताऊं कि कितना बॉर्डर की लेंथ कितनी है। तो बॉर्डर की लेंथ अभी आप नोट डाउन करके रखिए, 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर कौन करता है, इंडिया और बांग्लादेश। और इसके अलावा अगर बात करूं, ये वर्ल्ड में सबसे फिफ्थ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयरिंग है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 4096 किलोमीटर। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है। हमारे पास जो ऑप्शंस है, नी बोन, टूथ इनामल, टेम्पोरियल बोन ऑफ सकल और फ्यूमर। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, हमारे पास जो ऑप्शंस है, नी बोन, टूथ इनामल, टेम्पोरियल बोन ऑफ सकल और इसके अलावा फिमर। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, टूथ इनामल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा टीथ होता है ऐसे शेप होता है,
सही नहीं बना है, लेकिन ये हमारा बॉटम पोर्शन होता है, तो ये टॉप पोर्शन होता है। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो कवरिंग रहती है उसी को टूथ इनामल बोलते हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। तो एप्टाइट क्रिस्टल्स का बना रहता है ये भी आपको याद रखना है, आप नोट डाउन करिए। एप्टाइट क्रिस्टल्स का ये बना रहता है टूथ इनामल, ये ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया का सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? हमारे पास जो ऑप्शंस है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर किसी किसी को याद है वो चैट में बता सकता है कि किस पीरियड में, कौन से पीरियड में फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा है इंडिया का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट, फ्री इंडिया के सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कौन से पीरियड में? 1950 से लेके 1962 राजेंद्र प्रसाद फ्री इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। तो आप ये डेट भी मेंशन करके रखिए साइड में, 1950 से लेके 1962। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1950 से लेके 1962 तक राजेंद्र प्रसाद फ्री इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 18, द फेमस सन टेम्पल बिल्ड बाय ललित आदित्य इज एट्रीब्यूटेड टू। क्वेश्चन क्या है, जो सन टेम्पल JNK में है, जो कि ललित आदित्य ने बनाया है, वो किस लॉर्ड के लिए एट्रीब्यूट किया गया है? तो हमारे पास जो ऑप्शंस है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड सूर्या, रागनी माता। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा। ओके, आई होप आपने मार्क डाउन किया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड सूर्या। लॉर्ड सूर्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, लॉर्ड सूर्या। इसके अलावा और एक फैक्ट बताऊं, ये जो सन टेम्पल है ये कहाँ पे है? JNK में, अनंतनाग में है। अनंतनाग में मटन जिसको भी बुलाया जाता है, मटन के नाम से जिसको बोलते हैं, मारथंड अनंतनाग में ये लोकेट है। तो ये किसने बिल्ड किया था? करकोटा डायनास्टी के जो थर्ड रूलर थे ललित आदित्य, 8th सेंचुरी में किसने बिल्ड किया था? ललित आदित्य ने। वो कौन, ललित आदित्य कौन थे? कर्नाटका डायनास्टी के थर्ड रूलर थे 8th सेंचुरी में। ओके, ये और भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फोक डांस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग ईद एंड रमदान? रमदान में और ईद पे कौन सा फोक डांस किया जाता है? तो ये JNK में ही होता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ का डांस कौन सा है। हमारे पास जो ऑप्शन है, कुद, जबरू, रफ और चम। आई होप आपने आंसर मार्क डाउन किया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, रोफ। रोफ जिसको जो ट्रेडमार्क डांस भी बोला जाता है जम्मू कश्मीर का, तो रोफ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, फेमस बहु फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो बहु फोर्ट किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, सूर्यापुत्री, इरावती, चंद्रभागा, वितिस्ता। मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन मार्क करिए ताकि आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल स्कोर कितना रहा है। और इससे ज़्यादा लेवल भी नहीं आएगा 4th क्लास एग्जामिनेशन में। मैंने करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस लिए हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस लिए हैं, साइंस से भी लिए हैं, और हर एक मैंने सेक्शन को कवर किया है। ओके, आई होप इस क्वेश्चन का आपने आंसर मार्क डाउन किया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, सूर्यापुत्री। सूर्यापुत्री किस रिवर को बोला जाता है? अगर हम बात करेंगे तवी रिवर को सूर्यापुत्री भी बुलाया जाता है, तवी रिवर को सूर्यापुत्री। तो तवी के लेफ्ट बैंक पर ही बहु फोर्ट सिचुएटेड है। इसके बाद में अगर बात करूं, इरावती किस रिवर को बोला जाता है? इरावती किस रिवर को बोला जाता है? आपको याद होगा, बताइए। इरावती रिवर रवि को बोला जाता है, रावी रिवर को इरावती भी बोला जाता है। फिर चंद्रभागा की अगर हम बात करें, चंद्रभागा किस रिवर को बोला जाता है?
चंद्रभागा रिवर चिनाब को बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो दो ट्राइब्यूटरीज है, उन दो ट्राइब्यूटरीज का नाम, एक का चंद्र है और दूसरे का बागा। तो ये चंद्रभागा किसको बोला जाता है? रिवर चिनाब को। फिर अगर हम बात करते हैं वितिस्ता, वितिस्ता किसको बोलते हैं? झेलम को, इसको वेथ भी बोला जाता है, VETH। झेलम को वितिस्ता भी बोला जाता है और वेथ भी। तो ये सब नेम्स रिवर्स के मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन जो 20th क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, सूर्यापुत्री। तो वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे डन। हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही नहीं दी, लेकिन ऑप्शंस में और भी हमारे पास कुछ फैक्ट्स क्लियर हुए हैं। मैंने आपको फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो हमारे पास और भी 20 क्वेश्चंस है। प्लीज़ इस सेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं चाहता हूँ ये टेस्ट जो भी अभी 4th क्लास एग्जामिनेशन देने वाला है, सब बच्चे ये टेस्ट दें, उनको पता चल जाएगा कि हमने किस लेवल का प्रिपरेशन किया है, वेयर डू वी लैग बिहाइंड, उस चीज़ पे वो अभी काम कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी 6-7 दिन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित आदित्य मुक्तापिदा वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विच डायनास्टी। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है। आई होप ये क्वेश्चन आप किसी को गलत नहीं होना चाहिए। अभी जो रिसेंटली मटन की बात कर रहे थे, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन आप सब बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ऑप्शन जो हमारे पास है, मौर्यंस, उत्पला, करकोटा और देवा, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, करकोटा डायनास्टी। करकोटा डायनास्टी के ही ललित आदित्य एक रूलर माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड मनी एप्लीकेशन। मनी एप्लीकेशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, सिडबी, FCI, RBI और सेबी, SEBI। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है और मनी एप्लीकेशन के रिलेटेड आपको और फैक्ट भी बताना है कि ये एप्लीकेशन क्या है। अगर आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट कॉलम कि मनी एप्लीकेशन क्या होता है और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब आप बोलेंगे सर ये मनी एप्लीकेशन क्या है? मनी एप्लीकेशन जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं उनके लिए एक नोट आइडेंटिफाइंग एप्लीकेशन बनाया गया है, जिनका विजन कमज़ोर होगा। तो ये इस एप्लीकेशन में क्या होता है, इस एप्लीकेशन में एक स्कैनर होता है। जैसे ही फ़ोन का स्कैनर उस नोट के सामने रखते हैं, कोई भी चाहे 100 रुपीज़ का नोट हो या 10 रुपीज़ का नोट हो, तो क्या होता है कि उस नोट को जब स्कैनर के सामने रखते हैं मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो वो ऑडियो में बताता है कि ये 100 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है। तो मनी एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? RBI ने किया है। और भी एक दो फैक्ट को आपको क्लियर करूँगा। RBI का जो अभी है गवर्नर है वो शक्तिकांता दास है। शक्तिकांता दास RBI का गवर्नर है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको साथ साथ में क्लियर करवा रहा हूँ। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, हमारे पास जो ऑप्शंस है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मोयो, लॉर्ड वेसेले, लॉर्ड डलहौसिया। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैंने आपको ऑप्शंस भी बताए हैं, आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप ऑप्शन को मार्क करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क किया होगा। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या है? लॉर्ड डलहौसिया। तो ये कैसे याद रखना है आपको? आप इस नाम को देखिए, डल हाउस, आपको पता है डल लेक पे क्या होता है? हाउस बोट होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले और चीज़ों को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सिर्फ अपने नोटबुक पे इन चीज़ों को लिखिए और उसके बाद आप देखेंगे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
ऑन पासिंग थ्रू ए कोलाइडल सोल्यूशन द बीम ऑफ लाइट गेट्स। तो अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन के बीच में से लाइट को पास करेंगे तो लाइट को क्या होगा? हमारे पास जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, क्या लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, स्कैटर्ड होगी या एब्जॉर्ब होगी? तो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज स्कैटर्ड। अगर आपने फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा टाइंडल इफेक्ट, टाइंडल इफेक्ट इसी को बोला जाता है जब कोलाइडल सॉल्यूशन में से क्या होता है, अब हम लाइट बीम को पास करते हैं तो वो लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। तो दैट स्कैटरिंग इफेक्ट जो होता है उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन की वजह से उसको टाइंडल इफेक्ट भी बोला जाता है। तो इस हिसाब से आपको टाइंडल इफेक्ट भी याद रखना है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वाज फॉट बिटवीन। जो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में, वो किन 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 दोनों किंग्स के बीच में हुआ था? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मेरे पास जो ऑप्शंस हैं बाबर एंड, ये बाबर है, बाबर एंड दौलत खान। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है बाबर एंड इब्राहिम लोदी। उसके बाद बाबर एंड आलम खान, बाबर एंड राणा संगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, आप इसका आंसर मुझे बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, यहाँ पे मुगल्स ने विक्ट्री हासिल करी थी और इसी बैटल में लोडी डायनास्टी का भी एंड हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि लोडी डायनास्टी कहाँ पर एंड हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुआ था। इसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज अकॉर्डिंग टू कलहंस राजतरंगी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज। राजतरंगी के हिसाब से अगर माना जाएगा कि कश्मीर में सबसे फर्स्ट रूलर कौन था, तो हमारे पास जो ऑप्शन है गोनंदा फर्स्ट, गोनंदा सेकंड, दमोदारा फर्स्ट और ललित आदित्य। आपको राइट आंसर बताना है। फिर से मैं ऑप्शंस को रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास जो ऑप्शन है गोनंदा फर्स्ट, गोनंदा सेकंड, दमोदारा, ललित आदित्य है। आई होप आपने आंसर मार्क डाउन किया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज गोनंदा फर्स्ट। तो जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, गोनंदा फर्स्ट से ही कश्मीर हिस्ट्री कल्हाना ने स्टार्ट करी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन ए ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू के रीजन में सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल होता है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है लेह डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर, कठुआ, रियासी। ओके, आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है क्योंकि मैंने पढ़ा है एक बुक पे लिखा हुआ है उधमपुर, एक पे कठुआ लिखा हुआ है। तो आपको अगर इस चीज़ के बारे में क्लियरिटी है तो आप मेंशन करिए। इस सेशन को जब कंप्लीट होगा आप इस चीज़ को कमेंट कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। उधमपुर और कठुआ, मैंने दो बुक्स पे पढ़ा है, तो एक पे उधमपुर लिखा हुआ है, एक पे कठुआ लिखा हुआ है। तो आप इस चीज़ को मेंशन करिए कमेंट कॉलम में कि उधमपुर है या कठुआ है। ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, मैंने दोनों का पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे पास 28 क्वेश्चन है, जो 28 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है? तो हमारे पास जो ऑप्शंस है NH44, NH1B, NH1D, NH10। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज NH44। NH44 इंडिया का भी सबसे बड़ा नेशनल हाईवे माना जाता है। श्रीनगर इसका नॉर्थ एंड है, कन्याकुमारी में इसका साउथ एंड है। तो NH44 ही इंडिया का सबसे बड़ा है और जम्मू कश्मीर का भी ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच इंडियन स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से इंडिया की कौन सी स्टेट है जो सबसे छोटी है? तो मैं यूटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखे जाएंगे तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं बिहार, गोवा, राजस्थान और पंजाब।
फिर से मैं ऑप्शंस को रिपीट कर रहा हूँ, बिहार, गोवा, राजस्थान और पंजाब। इनमें से आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी स्मॉलेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज़ गोवा। गोवा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान सबसे बड़ा इसका एरिया है। इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम बात करेंगे, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है। आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो 30th क्वेश्चन जो हमारा है ये करंट अफेयर के रिलेटेड है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रासाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर? आप सबको पता है अभी ट्रांसजेंडर्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे जम्मू में, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्या पता इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो हमारे पास जो इसके लिए ऑप्शंस हैं, गौरी खान, शशि थरूर, शशिधरन कलंकील और अनुपम खेर है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शंस में मैंने दिया है यहाँ पे इन सब लोगों ने अभी रिसेंटली 2020 में अपनी बुक्स लॉन्च करी है, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप कोई चिंता ना करें, ये जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए हैं, इस चीज़ का आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल SSS जो टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ये पूरा सर पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को फिर वापस रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क डाउन किया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा शशिधरन कलिंकील। कौन सा है? शशिधरन कलिंकील इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। फिर मैं अगर बात करूं गौरी खान ने अभी रिसेंटली कौन सी बुक लॉन्च करी है, ये भी आप याद रखिए। गौरी खान ने माई लाइफ इन डिज़ाइन इस बुक को लॉन्च किया है, माई लाइफ इन डिज़ाइन। ओके, गौरी खान ने कौन सी बुक लॉन्च करी है? माई लाइफ इन डिज़ाइन। फिर अगर मैं शशि थरूर की बात करूं तो शशि थरूर ने भी एक बुक लॉन्च करी है, तो उसका नाम क्या है? शशि थरूर ने जो 2 बुक्स लिखी है, एक का नाम है बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द हिंदू वे। ये दोनों किसने लिखी है? आप इनको नोट डाउन करके रखिए, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग और द हिंदू वे। तो इसका मैंने आपको बताया है। ट्रांसजेंडर पे जो रास्ता थी बुक है वो किसने लिखी है? शशिधरन कलिंकली ने लिखी है। इसके बाद में अगर बात करूं अनुपम खेर ने भी एक बुक लिखी थी अभी रिसेंटली 2020 में, क्या वो भी पूछ सकता है? तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है? यूअर बेस्ट डे इज़ टुडे, वो बुक किसने लिखी है? यूअर बेस्ट डे इज़ टुडे, यूअर बेस्ट डे इज़ टुडे। ये किसने लिखी है? अनुपम खेर ने लिखी है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन आवर एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शंस है, सूरत है, श्रीनगर है, इंदौर, उदयपुर, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा कि इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू, आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। हमारे पास जो ऑप्शंस है, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज करता है? ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आई होप आपने अपना आंसर इसमें मार्क किया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, जो एसिड होता है ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है। अगर आप बेस की बात करेंगे, रेड को ब्लू में वापस रिटर्न, इसका याद रखना है आपको। एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर हम बेस की बात करेंगे, बेस ब्लू को वापस रेड को वापस ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से आपको 2 फैक्ट याद रहेंगे इस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इज प्लेड ऑन विच कोर्ट? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि टेनिस के रिलेटेड एक टूर्नामेंट खेला जाता है, वो किस कोर्ट पे खेला जाता है? सैंड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रीन कोर्ट, नॉन ऑफ द अबव। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर मार्क डाउन किया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नॉन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है।
आप बोलेंगे सर आप ग्रीन कोट ग्रास वाला होता है, क्ले सैंड ये सब आपको पता है, लेकिन हार्ड कोट कौन सा कोट होता है? जो एसफाल्ट और सीमेंट का बना रहता है, एसफाल्ट और सीमेंट का जो बना रहता है उसी को हार्ड कोट बोला जाता है। इसी पर ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट होता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं विंबलडन चैंपियनशिप जो होता है, विंबलडन चैंपियनशिप किस कोर्ट पे खेला जाता है? ये भी आपको याद रखना है कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, या ग्रीन कोर्ट भी आप याद रख सकते हैं। ग्रास कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है? विंबलडन चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ शालीमार बाग? शालीमार बाग की फाउंडेशन किस किंग ने रखी थी? हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? नूरजहां, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ओके, आई होप आपने आंसर मार्क डाउन किया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जहांगीर ने शालीमार बाग की फाउंडेशन रखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारे पास है, रणबीर सिंह रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग विच पीरियड? जो यहाँ पे मैंने मेंशंस किए हैं, ऑप्शंस मेंशन किए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑप्शन है 1885 से लेके 1925, 1846, 1857, 1857 टू 1885, 1925 से लेके 1948। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर मार्क करिए। अगर आपने इसे याद रखा होगा गुलाब सिंह ने कब किया है, रणबीर सिंह ने कब किया है, तो आप इस क्वेश्चन को, या प्रताप सिंह ने कब याद किया, मतलब सीक्वेंस अगर आपने अच्छे से याद किया होगा तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1857 से लेके 1885 तक कौन किसने राज किया था? रणबीर सिंह। 1857 से लेके 1885 तक रणबीर सिंह ने JNK में रूल किया है। फिर मैं अगर बात करूं 1885 से लेके 1925 तक किसने किया था? प्रताप सिंह ने। तो ये आपको याद रखना है, 1885 से लेके 1925 तक प्रताप सिंह ने राज किया था। तो सबसे पहले किसने राज किया था? गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह ने कब किया था? 1846 से लेके 1857, ये यहाँ पे गुलाब सिंह आपको याद रखना है। और लास्ट में कौन आया था? 1925 से 48 किसने राज किया था? 48 तक हरी सिंह ने किया था। हरी सिंह का भी आपको याद रखना है, हरी सिंह सबसे लास्ट में है 1925 से लेके 1948। तो ये सब मैंने आपको बताया है, इस चीज़ को अपने नोटबुक पे लिखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर सीजन इन कश्मीर वैली इज आल्सो नोन एज? जो समर सीजन कश्मीर में होता है उसको क्या बोला जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ग्रीष्म, वहरात, रेतकोल, और जो ऑप्शन नंबर 4 है बोथ 1 एंड 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। फिर से मैं ऑप्शंस को रिपीट करूं, ग्रीष्म, वारात, रेतकोल, ऑप्शन नंबर 4 में बोथ 1 एंड 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, दैट इज ग्रीष्म एंड रेतकोल, दोनों समर को बोला जाता है। ओके, ये भी आप याद करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज किशन गंगा? किस रिवर का नाम किशन गंगा है? अगर मैं ऑप्शंस आपको बताऊं, ऑप्शंस इस क्वेश्चन के लिए द श्योक, द उज, नीलम, इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है वो निविया रहेगा। तो किस रिवर को किशन गंगा के नाम से भी बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, नीलम, जो कि जहलिम की ट्राइब्यूटरी है। नीलम रिवर को ही किशन गंगा के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास अब 3 क्वेश्चन और है। जो 38 क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है? द आइलैंड इन द वुलर लेक इज ऑल्सो नोन एज? जो वुलर लेक पे आइलैंड है उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ऑप्शंस है, सोनालंक, जेनालंक, रोपालंक, नन ऑफ द एबो। तो इस क्वेश्चन में आप अपना राइट ऑप्शन चूज करिए। फिर से रिपीट करूंगा, वुलर लेक में जो हमारे पास आइलैंड है उसको किस नाम से बोला जाता है? सोनालंक, जेनालंक और रूपालंक, या नन ऑफ द एबो। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज जेनालंक। तो जेनालंक कहाँ पे है? वुलर लेक पे।
फिर अगर मैं बात करूं सोनालंक और रूपालंक की बात करेंगे, ये दोनों आइलैंड कहाँ पे है? डल लेक पे है। डल लेक, सोनालंक और रूपालंक डल लेक पे है। इन दोनों को किन्ने बिल्ड किया था? मुगल्स ने बिल्ड किया था। कहाँ पे? डल लेक में। सोनालंक और रूपालंक आपको कहाँ पे याद रखना है? डल लेक पे। और जेनालंक आपको वुलर लेक के लिए याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑन चिनाब रिवर? कौन सा डैम इनमें से कहाँ पे है? चिनाब रिवर पे कौन कौन सा डैम है? हमारे पास जो ऑप्शन हैं, पकलदुल डैम, सलाल, रतली। ऑप्शन नंबर 4 है बोथ, सेकंड एंड थर्ड। कौन सा डैम चिनाब रिवर पे है? सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ, थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, सलाल और रतली। आप बोलेंगे सर इसके अलावा और कोई डैम है क्या चिनाब रिवर पर? यस, इसके अलावा आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है, BDSR। BDS आपको पता ही है, एक डिग्री का नाम होता है, और इसके साथ आपको आर को जोड़ना है। BDSR ये जो 4 डैम हैं, चारों किसके ऊपर है? चिनाब रिवर पे बनाए गए हैं। बी से आपको क्या याद रखना है? बगलिहार, डी से दुल्हस्ती, एस से सलाल और आर से रतली। हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल लास्ट के 2 थे, एस और आर, इसलिए मैंने सेकंड और थर्ड को आंसर मार्क किया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा चिनाब रिवर है इस पे कौन से 4 डैम हैं, आपको सिर्फ याद रखना है एक वर्ड। उस वर्ड को मैं फिर से लिख रहा हूँ, BDSR को याद करिए। बी से आपको बगलिहार याद रखना है, डी से दुल्हस्ती, एस से सलाल और आर से रतली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस सेशन का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इन J&K इज ऑल्सो नोन एज मिडो ऑफ गोल्ड? अब जो लास्ट क्वेश्चन है, मैंने फिर से बता रहा हूँ, विच प्लेस इन J&K इज नोन एज मिडो ऑफ गोल्ड? तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, युस्मर्ग है, गुलमर्ग है, सोनामर्ग है और बेताब वैली है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर चूज करना है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सोनामर्ग। सोना से आपको गोल्ड याद रखना है, तो इसलिए इसको मिडो ऑफ गोल्ड नाम दिया गया है, मिडो ऑफ गोल्ड। तो इसके अलावा अगर मैं गुलमर्ग की बात करूं, मिडो ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। इसके बाद अगर मैं पहलगाम की बात करूं, पहलगाम को लैंड ऑफ शेपर्ड्स भी के नाम से याद रखना है आपको। लैंड ऑफ शेपर्ड्स के नाम से किसको याद करना है? पहलगाम को। तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस थे। हमारा यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो रहा है। तो अब आपको क्या काम करना है, जो आपने अपने नोटबुक पे क्वेश्चंस लिखे हैं विद नेगेटिव मार्किंग डिडक्शन, आपको 0.25 आप रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए डिडक्ट करिए, और एग्जैक्ट स्कोर आप कमेंट कॉलम में मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स के लिए एक अलग सा एक सेपरेट सेशन लेके आ जाऊँ 4th क्लास एग्ज़ाम के लिए, तो यू कैन आल्सो मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आई होप आपने इस सेशन को अच्छा एंजॉय किया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी एंड विश यू हैप्पी लर्निंग।